नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 फरवरी 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। हमारी ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम केंद्रीय विद्यालय के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। इसके बगल से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्यूशन के साथ हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर इन सभी का PDF भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। डिस्कशन बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ मेजर रोल इन लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। बालक के अधिगम में निम्नांकित में से किसकी प्रमुख भूमिका होती है। अब यहाँ पर चार चीजें हैं, चारों ही चीजें लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से एक ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना लर्निंग हो ही नहीं सकती। ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन या फिर इमोशन। क्या होगा इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मैच्योरेशन, परिपक्वता। परिपक्वता के बिना लर्निंग नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती कि अगर किसी बच्चे को चलना सीखना है तो चलना सीखने के लिए उसके पैरों का इतना मैच्योर होना पड़ेगा कि वह उसका वजन उठा सके, तभी वह चलना सीख पाएगा। तो मैच्योरेशन के बिना लर्निंग नहीं हो सकती। इसीलिए हर एक स्टेज बनी हुई है कि किस स्टेज में बच्चा क्या सीख सकता है, उसी स्टेज के अनुसार वह सीखता है, क्योंकि उस अवस्था तक उसकी मांसपेशियां, उसकी बुद्धि उस प्रकार से परिपक्व हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मली कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑकर्स एट विच एज ऑफ द चाइल्ड। सामान्यतः बालक में संज्ञानात्मक विकास निम्नांकित में से किस वय वर्ग में होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी हम कह सकते हैं मानसिक विकास। मानसिक विकास चलता ही रहता है, 0 से 6 वर्ष की अवस्था में भी चलेगा, 12 से 18 वर्ष की अवस्था में भी चलेगा, 6 से 12 में भी चलेगा और 15 से 20 में भी चलेगा। लेकिन सामान्यतः किस एज में सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है ये चाइल्डहुड में। चाइल्डहुड में भी जो लेटर चाइल्डहुड पीरियड रहता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, 6 से 12 वर्ष की अवस्था। यहाँ पे बच्चा प्याजे की थर्ड अवस्था से फोर्थ अवस्था में मूव करता है और प्याजे की फोर्थ अवस्था तक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट लगभग कंप्लीट हो जाता है, या कह सकते हैं कि 80 से 90% तक संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिंकिंग पार्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कम्स अंडर। जो थिंकिंग है वह बाल विकास के किस भाग के अंतर्गत आती है। बालक के विकास का चिंतन पक्ष निम्नांकित में से किसके अंतर्गत आएगा। फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, इमोशनल डोमेन या सोशल डोमेन। तो हमें पता है जो थिंकिंग होती है वह कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। द बॉडी रिएक्शन टू फेशियल एक्सप्रेशंस वुड बी इंक्लूडेड इन। चेहरे के हाव भाव पर शरीर की अनुक्रिया निम्नांकित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित होगा। देखिए, बॉडी रिएक्शन टू फेशियल एक्सप्रेशंस यानी कि आपकी बॉडी से आप क्या रिएक्शन देना चाहते हो वो आपके फेस से ही दिख जाएगा। ये जो चीजें हैं ये आपकी सोशियो इमोशनल डोमेन के अंतर्गत आती हैं। यानी आप सामाजिक संवेगात्मक रूप से इतने परिपक्व हो गए हैं, इतने मैच्योर हो गए हैं कि आपके चेहरे के हाव भाव ही आपके शरीर की अनुक्रियाओं के बारे में बताएंगे। तो इसे हम सोशियो इमोशनल डोमेन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी स्ट्रोंगर नीड अमोंग एडोलेसेंट्स। किशोरों में निम्नांकित में से क्या प्रबल आवश्यकता है। फिजिकल नीड, सोशल एंड इमोशनल नीड्स, बिलोंगिंग्स या फिर डिसिप्लिन। जो एडोलेसेंट्स होते हैं, जो किशोर होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कोई उन्हें सामाजिक रूप से और भावनात्मक रूप से समझे। तो सामाजिक और संवेगात्मक आवश्यकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। Nowadays, which one of the following abnormal trait normally seen in adolescents youth in schools? इन दोनों सामान्यतः स्कूलों में किशोर युवकों में किस प्रकार की असामान्यता देखने के लिए मिलती है। आजकल के जो युवक हैं वे किस तरह की चीज़ें आप उनके अंदर देखने के लिए मिलेंगी। तो आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा हिंसक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। वॉयलेंट बिहेवियर हमें उनके अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। What the school should do address juvenile problems। किशोर अवस्था की समस्याओं के निवारण हेतु विद्यालय को क्या करना चाहिए।
यदि आप इसके सारे प्रीवियस ईयर देखते हुए आ रहे होंगे तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही तरीके से लगा पाएंगे। फ्रिक्वेंट कंडक्ट टू स्पोर्ट एंड गेम्स, लिसनिंग टू देम केयरफुली, गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अरेंजिंग रेगुलर प्रोफेशनल काउंसलिंग इन स्कूल। देखिए, किशोर अवस्था की समस्याओं के निवारण के लिए सबसे बेटर जो तरीका है वो ये है कि आप किसी भी प्रोफेशनल काउंसलर को अरेंज करें। विद्यालय में नियमित तौर पर व्यावसायिक परामर्श की व्यवस्था करना, जो परामर्शदाता है वो उनकी समस्याओं को एक बेहतर ढंग से समझ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन एजुकेटिंग द चाइल्ड। बालक को शिक्षित करने में परिवार की क्या भूमिका होती है। परिवार किस तरह से बच्चे को शिक्षित करने में फैसिलिटेट कर सकता है। इम्पेरेटिंग वैल्यूज, मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना, टू इंश्योर बैलेंस डाइट, संतुलित आहार सुनिश्चित करना, टू बाय एडिक्वेट नंबर्स ऑफ बुक्स, पर्याप्त संख्या में पुस्तकें खरीदना, टू इंश्योर अटेंडेंस इन स्कूल, विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करना। देखिए, परिवार, हम कहते हैं कि बच्चों को संस्कार उनकी फैमिली से मिलते हैं, तो मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना ये परिवार का दायित्व होता है। बाकी काम स्कूल छोड़ दो, जो नॉलेज है वो स्कूल में मिल जाएगा, लेकिन जो वैल्यूज हैं वो उसको अपने घर परिवार से ही मिलती हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी गुड एग्जाम्पल फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग टू द चाइल्ड। निम्नांकित में से क्या बालकों के लिए विस्तारित शिक्षा का उत्तम उदाहरण हो सकता है। कंप्लीटिंग द रिटन वर्क एट होम, कंप्लीटिंग ऑफ रीडिंग ऑफ पैरा एट होम, होमवर्क गिवन बाय टीचर ऑन लाइफ सिचुएशन, प्रोजेक्ट वर्क। देखिए, लाइफ के विस्तार के लिए, लर्निंग के विस्तार के लिए क्या ठीक रहेगा। लर्निंग के विस्तार के लिए हमेशा ऐसा होमवर्क या ऐसा काम ठीक रहता है जो उसके जीवन की परिस्थितियों पर आधारित हो, लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड हो। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। जीवन में आने वाली परिस्थितियों के संबंध में अध्यापक द्वारा सौंपा गया गृह कार्य विस्तारित शिक्षा का उच्चतम या उत्तम उदाहरण हो सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, हु शुड ब्रिज टू होम एंड स्कूल। होम एंड स्कूल के बीच में ब्रिज का काम कौन करेगा। तो जो पेरेंट्स होते हैं या जो आपकी फैमिली होती है वह स्कूल और होम के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। ये रहा हिंदी में। निम्नांकित में से किसे गृह और विद्यालय के मध्य सेतु का कार्य करना चाहिए। तो माता पिता को घर और विद्यालय के मध्य सेतु का कार्य करना चाहिए, उनको जोड़ने का काम माता पिता का रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51, वाई ओनली द स्कूल इज कंसिडर्ड फॉर लर्निंग सेंटर। निम्नांकित में से किस कारणवश केवल विद्यालय को ही अधिगम केंद्र माना जाता है। ऐसा क्या होता है विद्यालय में जो और कहीं नहीं होता, जिस कारण विद्यालय को लर्निंग सेंटर माना जा रहा है। और ऑल क्वालिफाइड टीचर्स आर अवेलेबल, सभी योग्य अध्यापक उपलब्ध होते हैं। कह सकते हैं विद्यालय में जो पढ़ाने जाता है वह उसकी क्वालिफिकेशन लेके जाता है। रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर लर्निंग, ये भी ठीक है, संसाधन उपलब्ध होते हैं विद्यालय में, भाई पर्याप्त जगह भी होती है, टीचर होते हैं, बुक वगैरह भी होती हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड इन स्कूल, विद्यालयों में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, ये भी सही है। द रिक्वायर्ड लर्निंग एंड सोशलाइजिंग पैरामीटर्स आर अवेलेबल ओनली इन स्कूल, ये भी सही है भाई। अपेक्षित अधिगम और सामाजिकरण के मापदंड केवल विद्यालय में ही उपलब्ध होते हैं। भाई, जो चीज़ें सिखाना है वो किस तरीके से सिखाना है, बच्चे कैसे सीखेंगे, वो सारी चीज़ें स्कूल में ही मिलती हैं। ठीक है, बच्चे ग्रुप में सीखेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, क्या करिकुलम है, वो सारी चीज़ें स्कूल में ही मिलती हैं। वैसा इन्वायरमेंट आप घर पे नहीं दे सकते, इसलिए हम बच्चों को सिखाने के लिए स्कूल भेजते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ डेवलपमेंटल या डेवलपमेंट टास्क। हिंदी में ये थोड़ा नीचे है। निम्नांकित में से क्या विकासात्मक कार्य की अभिलाक्षणिक विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्वायरिंग साइकोमोटर स्किल्स एट अप्रोप्रिएट एज। देखिए, यहाँ पर है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेवलपमेंट टास्क। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि जो एज है उस एज के हिसाब से जो साइकोमोटर स्किल डेवलप हो जाना चाहिए तब वो हो गई है। डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज एज द चाइल्ड ग्रोथ, बच्चा जैसे बड़ा हो रहा है उसके अंदर वैल्यूज डेवलप हो गई हैं। एनहेंस लर्निंग लेवल इन स्कूल, विद्यालय में सीखने का स्तर बढ़ गया है। सोशलाइजेशन लेवल इंक्रीज, सामाजिकरण का स्तर बढ़ गया है। सारे के सारे ही ठीक है, लेकिन हमें बताना है कि कौन सा डेवलपमेंट टास्क का एक विशेष फीचर है। तो इसका विशेष फीचर जो रहता है वो है कि डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज एज द चाइल्ड ग्रो, बच्चा जैसे जैसे
बड़ा होता है वैसे वैसे उसके अंदर वैल्यूज़ का विकास हो। देखो मोटर स्किल बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं, लर्निंग स्कूल में हो जाती है, सोशलाइजेशन इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वैल्यूज़ छूट जाती हैं। तो मूल्यों का विकास ये अति आवश्यक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, इंक्रीजिंग हाइट एंड वेट ऑफ द चाइल्ड कम्स अंडर। बच्चे की लंबाई और उसके वजन में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके अधीन आती है? तो जो हाइट होती है और जो वेट होती है वह उसकी फिजिकल ग्रोथ के अंदर आएगी। वजन और लंबाई उसकी शारीरिक विकास के अंतर्गत आती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्कर्स एंड पेरेंट्स इन स्कूल प्रोग्राम्स ऑफन टर्म्ड एज फैमिली स्टूडेंट्स कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी, होम स्कूल कनेक्ट कंटिन्यूटी, या फिर फैमिली टीचर कनेक्टिविटी। देखिए क्या लिखा है, रेगुलर पार्टिसिपेट ऑफ सोशल वर्कर्स। सोशल वर्कर्स और जो पेरेंट्स हैं वे स्कूल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेगुलरली, तो इसे हम बोलते हैं होम स्कूल कंटिन्यूटी, यानी घर और विद्यालय नियमित रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। विद्यालय के कार्यक्रमों में सामाजिक कार्यकर्ताओं और माता पिता की नियमित सहभागिता अक्सर क्या कहा जाता है? इसे गृह विद्यालय सातत्य कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। द पावर ऑफ इमेजिनेशन इज नॉर्मली हायर इन। सामान्यतः निम्नांकित में से किसमें कल्पना शक्ति उच्च होती है? ये कल्पना शक्ति हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन एक ऐसी अवस्था है जिनमें सबसे ज्यादा रहेगी। चाइल्ड, एडोलेसेंट, अडल्ट या सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन की तो कल्पना शक्ति बहुत ही कम हो जाती है, जो ओल्ड एज हो जाते हैं। एडल्ट के अंदर रहती है, बच्चों के अंदर भी रहती है, एंड एडोलेसेंट्स के अंदर भी होती है। ऑफिशियल आंसर इसका एडोलेसेंट्स माना है कि जो किशोर होते हैं उनके अंदर इमेजिनेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। रहती सबके पास है, इन्होंने पूछा सबसे ज़्यादा किसके पास रहेगी, तो एडोलेसेंट जो एज है जब तक बच्चा मेंटली परिपक्व हो ही जाता है तो वो अच्छी तरीके से चीज़ों को इमेजिन कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग मेंशन्ड बाय थॉर्नडाइक इज। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम में सकारात्मक पुनर्वलन का सिद्धांत क्या कहलाता है? थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि जब तक सीखने से कुछ लाभ नहीं होगा या कुछ रिवॉर्ड नहीं होगा मिलेगा तो बच्चा नहीं सीखेगा। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि सीखने से कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है या उसे कोई चीज़ है जो सीखने से मिल रही है, तभी वह अपनी लर्निंग को आगे बनाए रखेगा, जिसे लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर ये तो इनके पूरे सिद्धांत का ही नाम था। लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब होता है जब तक बच्चा तैयार नहीं है तब तक आप उसे नहीं सिखा सकते। लॉ ऑफ एक्सरसाइज है कि सीखने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर दो नियम और आते हैं, एक आता है लॉ ऑफ यूज और दूसरा आता है लॉ ऑफ अनयूज। जो चीज़ सीखी यदि उसका यूज़ करते रहोगे तो आप उस वो चीज़ या वो लर्निंग आपकी बनी रहेगी, और आपने एक बार चीज़ सीख कर उसका प्रयोग करना बंद कर दिया तो वह आप भूल जाओगे, तो उसे लॉ ऑफ अनयूज कहते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से क्या अधिगम का एक सिद्धांत है? एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, एटीट्यूड या इंटरेस्ट। तो मोटिवेशन जो है वह अधिगम का सिद्धांत है। बिना अभिप्रेरणा के आप नहीं सिखा सकते। कुछ भी सीखने के लिए सबसे जरूरी है कि मोटिवेशन होना चाहिए उसके प्रति। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग इज। रचनात्मक अधिगम का मूल सिद्धांत है, क्या है? इंटीग्रेटेड लर्निंग है, यानी एकीकृत अधिगम। द लर्नर बिल्ड्स न्यू नॉलेज अपॉन फंडामेंट फाउंडेशंस ऑफ प्रीवियस नॉलेज, ये भी ठीक है। अधिगम करता पूर्व अधिगम की नींव के आधार पर नया ज्ञान निर्मित करता है। पुराने जो एक्सपीरियंस हैं वो एक नींव का काम करते हैं नए अनुभवों में, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, यही इसका आंसर होना चाहिए। डाइवर्सिटी कन्वर्जेंस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट आंसर होगा। जो जैसे पियाजे की थ्योरी है, वाइगोस्की की थ्योरी, ये थ्योरी क्या बात करते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं, बस उन्हें उस तरह का एनवायरनमेंट मिल जाए। तो बच्चे अपने जो पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। पियाजे ने इसी के आधार पर एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन जैसी टर्म्स भी दी हुई है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इज एप्ट फॉर। अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है, ये कथन निम्नांकित में से किसके लिए उपयुक्त है? ये स्टेटमेंट वही थॉर्नडाइक की थ्योरी से बना हुआ है। ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंतर्गत आएगा कि व्यक्ति जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वह उस चीज़ में उतना ही परफेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक सिस्टम इन क्लासरूम। कक्षा में प्रतिपुष्टि की क्या सार्थकता है? फीडबैक क्यों दिया जाता है? It is part of administrative requirement to inform parents about learning level of children, scope for interceptions and further improvement। या ऑप्शन नंबर 4 है टू अप्रूव स्कूल ग्रांट्स। देखिए फीडबैक क्यों दिया जाता है? फीडबैक दिया जाता है इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे अंदर क्या बुराई है क्या अच्छाई है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। आत्मनिरीक्षण और अग्रतर सुधार की गुंजाइश के लिए आप खुद का इंस्पेक्शंस कर सकें और उसी हिसाब से आप इम्प्रूवमेंट कर सकें। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है? क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहते हैं? इवेल्युएशन एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन। एकेडमिक सेशन के एंड में नहीं होता, एकेडमिक सेशन के एंड में सम्मेटिव असेसमेंट होता है। सम्मेटिव असेसमेंट को बोला जाता है रचनात्मक। रचनात्मक तो फॉर्मेटिव है, इसको बोला जाता है योगात्मक मूल्यांकन। सम्मेटिव को बोला जाता है निर्माणात्मक या रचनात्मक। पेपर पेंसिल टेस्ट ये नहीं होता। इवेल्युएशन ऑन रेगुलर एंड पेरियोडिकल बेसिस, बिल्कुल सही। यह नियमित और शाब्दिक आधार पर होता है, यानी कि आप वीकली टेस्ट ले सकते हो, मंथली टेस्ट ले सकते हो, वो सारे आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 है आईसीटी टूल्स इन क्लासरूम। कक्ष में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण क्या करते हैं? कैन रिप्लेस द टीचर। अध्यापक को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। देखिए टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकते, कितने ही कैसे ही टूल्स आ जाए, टीचर को तो रहना ही पड़ेगा क्लास में, तभी लर्निंग हो पाएगी। कैन सप्लीमेंट टू टीचर। हाँ, अध्यापक के लिए अनुपूरक हो सकते हैं, एक एक्स्ट्रा मटेरियल हो सकता है टीचर के लिए। कैन बी थ्रेट टू चिल्ड्रन। बच्चों के लिए खतरा नहीं होते ये। कैन बी बेस्ट टीचिंग एंड लर्निंग एड्स। बेस्ट नहीं, बेटर टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल हो सकते हैं। इन्हीं को हम बेस्ट नहीं बता सकते कि इन्हीं से ही सब कुछ होगा, ऐसा नहीं कह सकते। ये टीचर के लिए सप्लीमेंट का काम करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल टीचर को मिल जाएगा या टीचर की लर्निंग को ये थोड़ा फैसिलिटेट करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन क्लासरूम। कक्षा में शिक्षण सामग्री का क्या महत्व है? एराउज क्यूरियोसिटी, इससे उत्सुकता बढ़ती है। ब्रेक मोनोटोनी, इससे एकाकीपन समाप्त होता है। या इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, यह प्रशासनिक अपेक्षा है। या इनहेंस लर्निंग, इससे अधिगम में वृद्धि होती है। जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है इनके माध्यम से अधिगम में वृद्धि होती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इट्स इनहेंस लर्निंग, इससे अधिगम में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग बेसिकली इज। दक्षता आधारित अध्यापन। देखिए दक्षता आधारित अध्यापन यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में, टीचिंग में बच्चे अपनी गति से सीख रहे होते हैं। बच्चे अपनी गति से सीख रहे हैं तो ये रहेगा आपका लर्नर सेंट्रिक यानी अधिगमकर्ता केंद्रित ये होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। इसका हिंदी सेकंड पेज पे है तो हम उसे अभी देखेंगे इंग्लिश के बाद। वाई सिलेबस इज इम्पोर्टेंट इन क्लासरूम। क्लासरूम में सिलेबस क्यों आवश्यक है? ईजी फॉर टीचर एंड स्टूडेंट, बाल टीचर और स्टूडेंट के लिए आसान होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, वही प्रशासनिक आवश्यकता है। टू एग्जीक्यूट क्लासरूम ट्रांजेक्शन इफेक्टिवली, या फिर इट प्रोवाइड स्कोप एंड डायरेक्शन इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू अटेन एक्सपेक्टेड आउटकम्स। बिल्कुल ठीक है, सिलेबस हमें यह बताता है कि हमें कोई सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ाना है ताकि जो आउटकम्स हमें चाहिए, जो प्रतिफल हमें चाहिए, वह प्रतिफल हमें मिल सके। तो इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। हिंदी में देख लेते हैं। इससे किसी विषय विशेष में अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त करने की गुंजाइश और निर्देश प्राप्त होता है। इससे हमें निर्देश प्राप्त होते हैं कि हम विषय को किस प्रकार से पढ़ाएं
ताकि हमें अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हो सके, इसलिए पाठ्यक्रम आवश्यक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टूडेंट आउटडोर एक्टिविटीज इन एजुकेशन? शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के बहिरंग कार्यकलाप की क्या भूमिका है? बच्चे कुछ आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं क्लासरूम के बाहर या अपने स्कूल के कैंपस के बाहर, इससे क्या होता है? प्रमोट एंटरटेनमेंट, इससे मनोरंजन को बढ़ावा मिलता है। प्रमोट सोशल स्किल, इससे सामाजिक कौशल को बढ़ावा मिलता है। लीड्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके फलस्वरूप आत्मविश्वास बढ़ता है। लीड्स टू बेटर लर्निंग, इससे बेहतर अधिगम प्राप्त होता है। देखिए, जब बच्चे बाहर एक्टिविटी करने जाएंगे तो इससे उनकी जो सोशल स्किल्स हैं वो बढ़ेंगी, इससे उनके सामाजिक कौशल का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर में बैडली अफेक्ट लर्निंग? कौन सी चीज़ है जो बुरी तरीके से आपके अधिगम को प्रभावित करेगी? नॉइसी सराउंड, यानी बहुत ज़्यादा शोर वाला आपके आसपास का वातावरण है तो ये इफेक्ट करेगा। बैड सोशल सर्कल्स, आपका सोशल सर्कल्स ही बैड है, आप जिन लोगों के साथ बैठते हो वही लोग बेकार हैं तो आपकी लर्निंग बेकार होना ही है। स्मॉल क्लासरूम, क्लासरूम छोटे हैं तो ये एडजस्ट हो सकते हैं। डिसकंफर्टेबल फर्नीचर, फर्नीचर ठीक नहीं है तो ये भी इफेक्ट करेगा। लेकिन बैडली यानी सबसे बुरी तरीके से आपका बैड सोशल सर्कल इफेक्ट करेगा। यदि आपके आसपास लोग ही ऐसे हैं जो आपकी लर्निंग को प्रभावित कर रहे हैं तो आप नहीं सीख सकते। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। बुरी सामाजिक संगति आपके अधिगम को बुरी तरीके से प्रभावित करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप? अध्यापक विद्यार्थी संबंध की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? हाई डिग्री ऑफ इंटीमेसी, अत्यधिक घनिष्ठता होना चाहिए। देखिए, टीचर स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता नहीं होना चाहिए, एक गैप होना चाहिए इनके बीच में। डिजायरेबल सोशल बिहेवियर, वांछनीय सामाजिक व्यवहार होना चाहिए, ऐसा व्यवहार हो जो सोशल समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल हो। तो हाँ, ये थोड़ा बहुत ठीक है। सपोर्टिव एंड नॉन थ्रेटनिंग, सहयोगात्मक और भयरहित होना चाहिए, ये ज़्यादा सही है। अनबाइस्ड, पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए, ये भी ठीक है, बट ऑप्शन नंबर थर्ड की तरफ चलेंगे, ये ज़्यादा बेटर है कि भाई सपोर्टिव हो, टीचर जो है बच्चों को सपोर्ट करे ताकि वह उसको लर्निंग में दिक्कत ना आए, और किसी प्रकार का डर का माहौल ना हो, भय रहित होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। 69 है, व्हाट इज द रोल ऑफ लर्नर इन कॉग्निटिव लर्निंग? संज्ञानात्मक अधिगम में जो अधिगम है उसकी क्या भूमिका होती है? इनहेबिटेशन, सोशल पार्टिसिपेशन, पैसिव पार्टिसिपेशन या एक्टिव पार्टिसिपेशन? कॉग्निटिव लर्निंग या किसी भी प्रकार की लर्निंग में जो लर्नर है यानी जो अधिगम करता है उसको हमेशा एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। तो सक्रिय पार्टिसिपेशन यानी सक्रिय रूप से उसकी प्रतिभागिता होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ बिहेवियरिस्टिक लर्निंग? व्यवहार परक अधिगम का क्या दोष है? पहले बिहेवियरिस्टिक लर्निंग ही चलती थी, उसी के आधार पर हमारा पूरा करिकुलम था। इट विल एनहेंस लर्निंग, एनहेंस लर्निंग यानी कि अधिगम में वृद्धि होगी, ये दोष नहीं है, ये तो इसका गुण हो जाएगा, हमें दोष बताना है। इट फोकस ऑन सरफेस बिहेवियर ओनली, ये बात बिल्कुल ठीक है, इससे केवल बाहरी व्यवहार पर ही ध्यान दिया जाता था। इट फोकसेस ऑन डीप इंटेलेक्ट, ये तो फिर गुण हो गया इसका। लर्नर विल नॉट टेक लर्निंग सीरियस, ये बुरी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता इसमें लर्नर सीरियस नहीं होते, सीरियस तो होते हैं, लेकिन ये आपके सिर्फ ऊपरी व्यवहार पर ही ध्यान देती है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका इनर मोटिवेशन क्या, उस पर ध्यान नहीं देती। जैसे बिहेवियरिस्टिक जो होते हैं वो बात करते हैं कि बच्चे ने कुछ भी सीखा तो उसे एक छोटा सा रिवॉर्ड दो, उस रिवॉर्ड के लालच में वह और सीखेगा और सीखेगा, और धीरे धीरे हम रिवॉर्ड देना बंद कर देंगे तब भी वह सीखता रहेगा। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी बाहरी अभिप्रेरणा होती है, बाहरी प्रेरणा से बच्चा सीख रहा है, अंदर से सीखने का मन है या नहीं है इस पर ये ध्यान नहीं देते। तो इसलिए ये सिर्फ सरफेस बिहेवियर पर बात कर रहे थे, यानी उसी पर फोकस कर रहे थे, तो ये इसकी एक कमी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में बच्चे को लिखने में और पढ़ने में समस्या होती है, लिखने पढ़ने में समस्या होती है, तो हम इनएबिलिटी टू लर्न करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रीड तो दे रखा है लेकिन
स्पीक और सी भी दे रखा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रहेगा। डिसलेक्सिया मतलब अधिगम में समस्या यानी पढ़ने लिखने में समस्या, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट आंसर रहेगा। हालांकि इसका रीड एंड राइट लिखा होता है यहाँ पर, तो हम वही ऑप्शन इसमें टिक करते हैं अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होता तब। अधिगम में असमर्थ होना। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। द कंडीशन इन विच द चाइल्ड कैन नॉट रिकॉग्नाइज प्रॉपरली द नंबर। जिस दशा में बालक संख्याओं को भली भांति नहीं पहचान पाता। बच्चे को नंबर से समझने में दिक्कत होती है, गणित की जो संक्रियाएं हैं, ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको करने में दिक्कत है, तो उसे हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया। इस अधिगम अक्षमता को डिसकैलकुलिया बोला जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। What is minimum percentage of disability to claim various benefits for government disabled? दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सरकार से विविध सुविधाएं प्राप्त करने का दावा करने के लिए निःशक्तता का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? तो आपको 40% निःशक्त होना पड़ेगा, यानी यदि आपके अंदर 40% डिसेबिलिटी है तो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा और गवर्नमेंट के जितने भी बेनिफिट्स हैं डिसेबिलिटी वाले वो आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। व्हाट इज मेगासेफेली? मेगासेफेली में जो सिर है उसका साइज बढ़ जाता है, बड़ा सिर होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। लार्ज साइज हेड, बृहद आकार का सिर। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। मनोदर्पण। मनोदर्पण से क्वेश्चन सारे शिफ्ट में आए हुए हैं। व्हाट आर द पर्पस ऑफ मनोदर्पण? द प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुभारंभ किए गए मनोदर्पण का क्या प्रयोजन है? प्रीवियस शिफ्ट्स के जो हमने क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करे थे वहां पर भी मनोदर्पण के बारे में बात की थी। इसका उद्देश्य था टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द स्टूडेंट फॉर स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। केवीएस के सारे क्वेश्चन पेपर्स में जो बच्चे की मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत फोकस करा है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ ठीक होना चाहिए, इसके लिए काउंसलर्स होना चाहिए, इस तक की बात यहाँ पर की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76। व्हाट शुड बी क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ काउंसलर? ये प्रीवियस शिफ्ट में भी आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। एम्पैथी यानी परानुभूति। परानुभूति का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति पूर्ण तरह से समझ जाए कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, उसे एम्पैथी कहते हैं। सिंपैथी में आप दुख प्रकट करते हो लेकिन उसके दुख को समझ नहीं पाते। एम्पैथी में दुख प्रकट करने के साथ साथ उस दुख को समझ भी जाते हो और उस दुख को हटाने का कारण भी आप ढूंढ लेते हो कि किस तरीके से ये हट सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल डिसऑर्डर? मानसिक विकार के लिए निम्नांकित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? हार्मोनल इनबैलेंस, इससे मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। माल फंक्शंस ऑफ ब्रेन, भाई दिमाग में ही कोई गड़बड़ है तो उससे भी मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स से नहीं होता। इमोशनल डिस्टर्बेंस से भी हो सकता है, यानी संवेगात्मक अशांति अगर चल रही हो तो उससे भी आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो सकते हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। मानसिक विकार के लिए वहाँ की परंपराएं और प्रथाएं कोई रोल प्ले नहीं करती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। ऑटिज्म इज अ टाइप ऑफ। ऑटिज्म जिसे स्वालीनता बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, देखो इंग्लिश में टर्म याद रखना है, अब यहाँ पे इन्होंने स्वालीनता की जगह ऑटिज्म ही लिख दिया, इंग्लिश टर्म में लिख दी। तो ये किस प्रकार की डिसेबिलिटी है? ये एक प्रकार की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। द फॉलोइंग कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी लर्निंग सेंटर। निम्नांकित में से क्या सामुदायिक केंद्र का एक उदाहरण हो सकता है? लोकल एनिमल सेंटर एक सामुदायिक केंद्र का उदाहरण हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। नॉर्मली व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एजुकेशनल काउंसलिंग एंड गाइडेंस इन स्कूल? हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्यतः विद्यालय में शैक्षणिक परामर्श और मार्गदर्शन का क्या लाभ होता है? करियर काउंसलिंग की जो क्लासेस होती रहती हैं, हमारे भी स्कूल में 12th स्टैंडर्ड में कई काउंसलिंग्स वाले आए थे जो हमें बताते थे कि आगे जाके आप क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं। तो वो क्यों आते हैं? सोच डायरेक्शन इन जॉब करियर, वो आपको बताते हैं कि भाई जॉब करियर के बारे में।
बूस्टिंग कॉन्फिडेंस टू टेक हेल्दी डिसीजन, वो आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं ताकि आप एक अच्छा निर्णय ले सकें। एकेडमिक एक्सीलेंस या प्रिपरेशन फॉर जॉब इंटरव्यू। राइट आंसर दिख रहा है ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा। जो भी एजुकेशनल काउंसलिंग होती है वो यह नहीं बताती आपको क्या करना है, वो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर देते हैं कि आप एक सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इससे स्वस्थ निर्णय लेने के लिए विश्वास में वृद्धि होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ स्कूल। विद्यालय के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता है। स्कूल अच्छी तरीके से चले इसके लिए उत्तरदायी रहता है वहाँ का प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल ही वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करता है। टीचर्स को कैसे काम करना है, टीचर को बच्चे पर क्या कमांड करना है, स्कूल में कौन सी एक्टिविटी किस प्रकार से होनी है, ये प्रिंसिपल ही बताता है। उसका टाइम टेबल प्रिंसिपल ही तैयार करता है, फिर टीचर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। हु शुड बी द क्राइसिस मैनेजर। अगर किसी प्रकार का संकट आता है तो उसको मैनेज करने का काम भी प्रिंसिपल का ही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। संकट प्रबंधक कौन रहता है, प्राचार्य ही संकट प्रबंधक रहेगा। ये क्वेश्चंस लीडरशिप से आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 83। द पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इन स्कूल कैन बी प्रोवाइडेड बाय। विद्यालय में निम्नांकित में से कौन सकारात्मक संगठनात्मक परिवेश उत्पन्न करा सकता है। इफेक्टिव स्कूल लीडर, डेडिकेटेड स्टाफ, स्टूडेंट्स या पेरेंट्स। देखिए पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो है वह वहाँ का एक लीडर ही बना सकता है जो कि प्रिंसिपल होता है। तो प्रभावी स्कूल का नेता ही सकारात्मक संगठनात्मक परिवेश उपलब्ध करा सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान। विद्यालय के जो डेवलपमेंट प्लान होते हैं उसका क्या पर्पस होता है। उसका पर्पस होता है इनरिचिंग स्कूल कल्चर। स्कूल के कल्चर है उसको और बढ़ाना, समृद्ध करना, विद्यालय की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना। बेटर पब्लिसिटी ये तो नैरो एम हो गया। अट्रैक्टिंग स्टूडेंट ये भी नैरो एम हो गया। टू गेट मोर फंड्स ये भी नैरो एम हो गया। हम हमेशा ब्रॉड एम की बात करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। इससे विद्यालय की संस्कृति और अधिक समृद्ध होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइम टेबल इन स्कूल। विद्यालय में समय सारणी होती है उसका क्या प्रयोजन है। टू कंप्लीट सिलेबस इन टाइम, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना। टू कंडक्ट एग्जामिनेशन एज पर शेड्यूल, अनुसूची के अनुसार परीक्षाओं का आयोजन। टू रेशनलाइज टीचर वर्क, अध्यापक के कार्य को युक्तिसंगत बनाना। टू स्टे ऑर्गेनाइज इन ऑल एस्पेक्ट्स, सभी मामलों में संगठित रहना। समय सारणी इसलिए बनाई जाती है ताकि किसी प्रकार की समस्या ना आए प्लान को एग्जीक्यूट करने में, हमेशा ऑर्गेनाइज रहें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा। किस टीचर को कब किस क्लास में जाना है, कब किस प्रकार की एक्टिविटी कराना है, वे सारी टाइम टेबल के द्वारा ही निर्धारित होंगी। तो सब चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से चलें इसलिए टाइम टेबल बनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। वाई इज पेरेंट टीचर एसोसिएशन रिक्वायर्ड इन स्कूल। भाई स्कूल में पीटीए क्यों होता है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन की आवश्यकता क्यों है। इट कैन मोबिलाइज फंड्स फॉर स्कूल, यह तो नैरो एम हो गया और ऐसा काम इनका नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं करते ये लोग। इट कैन टेक पार्ट इन स्कूल प्रोग्राम, हाँ स्कूल प्रोग्राम में पार्ट तो लेते ही है। पीटीए प्रमोट कोऑपरेशन, कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। जॉइंट कोलेबोरेशन ऑफ पेरेंट्स एंड स्कूल वुड एनहेंस लर्निंग एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। भाई अगर पेरेंट्स एंड स्कूल मिल जाएंगे तो इससे लर्निंग इनहेंस रहेगी और हर प्रकार का डेवलपमेंट हो पाएगा, फीडबैक भी मिलेंगे, इससे नए नए आइडियाज़ मिलेंगे और क्या बेटर कर सकते हैं उसकी चीज़ें भी पता चलेंगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा। इससे क्या होगा, पीटीए से अभिभावक और विद्यालय के संयुक्त सहयोग के फलस्वरूप अधिगम और चतुर्दिशक विकास को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। हाउ टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम। कक्षा में अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में कैसे सुधार लाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है वेल क्वालिफाइड टीचर, सुयोग अध्यापक से भाई लर्निंग एनवायरनमेंट ठीक होगा। डिसिप्लिन ऑफ स्टूडेंट, विद्यालयों का अनुशासन, बच्चे डिसिप्लिन रहेंगे उससे भी लर्निंग बेटर होगी, लेकिन बच्चों को एक्टिवली डिसिप्लिन रहना है। मतलब डिसिप्लिन तो रहना है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहें,
उन्हें बीच में बोलना भी है, बस थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से वो बोलें। नॉन थ्रेटनिंग एंड सपोर्टिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट, ये बेस्ट है कि आपकी कक्षा का वातावरण भय रहित होना चाहिए और सहयोगी होना चाहिए। वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम, ये भी ठीक है भाई, कक्षा में हवा हवा आना चाहिए, बट ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक है कि किसी प्रकार का वहाँ डर ना हो और सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट हो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग इन क्लास, निम्नांकित में से कौन से कारक कक्षा में अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है। कक्षा में अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण, पहले भी हमने डिस्कस करा था, मोटिवेशन रहेगा। मोटिवेशन के बाद दूसरी चीजें आएंगी, यदि मोटिवेशन है तो बच्चा सीख जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड ही सही आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ टीचर विल एनहेंस लर्निंग, अध्यापक की किस गुणवत्ता के फलस्वरूप अधिगम में वृद्धि होगी। अध्यापक के अंदर कौन सी क्वालिटी होना चाहिए। कम्युनिकेटिंग एबिलिटी यानी संप्रेषण की योग्यता होना चाहिए। फिजिकल पर्सनालिटी, शारीरिक व्यक्तित्व होना चाहिए। इंस्पायरिंग एबिलिटी, अभिप्रेरण योग्यता होना चाहिए। या गाइडिंग एबिलिटी, मार्गदर्शन की योग्यता होना चाहिए। एक अध्यापक के अंदर इंस्पायर करने का गुण होना चाहिए, वह बच्चों को इंस्पायर कर सके। यदि कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा फिर भी उसके अंदर एक अभिप्रेरणा, एक मोटिवेशन उसके अंदर डाल सके, ये उसकी क्वालिटी होना चाहिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। विच इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर टीचर, अध्यापकों की योग्यता के संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी प्राधिकरण निम्नलिखित में से क्या है। एनसीटी जो है वह अध्यापकों की योग्यता को सुनिश्चित करता है। जो हमारा डीएड बीएड का सिलेबस है वह भी एनसीटी के द्वारा ही बताया जाता है कि आपको क्या चीज़ें सिलेबस में रखना है, ताकि हमारे पास एक वेल क्वालिफाइड टीचर आए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। द करिकुलम शुड फोकस इन, पाठ्यचर्या में निम्नांकित में से किस पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या में हमेशा ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करना जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड ओपनिंग ऑफ नवोदय विद्यालय इन कंट्री, किसने हमारे देश में नवोदय विद्यालय खोलने की सिफारिश की थी। तो एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 1986 1986 वाली जो शिक्षा नीति आई थी उसने नवोदय विद्यालय खोलने की रिकमेंडेशन की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। विच कमीशन सजेस्ट 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन एजुकेशन, निम्नांकित में से किस शिक्षा आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया था। त्रिभाषा सूत्र का सुझाव कोठारी कमीशन ने किया था। कोठारी कमीशन की एज याद रखना 1964 टू 66। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। एज पर आरटी एक्ट 2009 नॉन डिटेंशन सिस्टम, नॉन डिटेंशन सिस्टम मतलब कि बच्चों को रोका नहीं जाएगा, तो कौन सी क्लास तक बच्चों को नहीं रोका जाएगा। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार बच्चों को 8th क्लास तक नहीं रोका जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। एज पूछे तो 6 से 14 वर्ष और क्लास पूछे तो 8th क्लास तक। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू क्लास 5 इन स्कूल शुड बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है इन्होंने बोला है कक्षा 5 तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें सिखाना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। विच नेशनल पॉलिसी रिकमेंडेड यूज ऑफ ग्रेड्स इन प्लेस ऑफ मार्क्स, निम्नांकित में से किस राष्ट्रीय नीति ने अंक के स्थान पर ग्रेड के प्रयोग की संस्तुति दर्शाई है। तो 1986 वाली जो नीति थी इन्होंने ही बोला था कि भाई अंक की जगह ग्रेड्स देना चाहिए, इससे बच्चे के अंदर भेदभाव नहीं होता है। नहीं तो आप बच्चों को लेवल कर देते, जिसके ज़्यादा नंबर वो टॉपर, जिसके कम नंबर वो वीक, तो इस तरह से लेवल्ड नहीं होते अगर आप ग्रेडिंग प्रणाली का प्रयोग करते हो तो। इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशंस वर अमेंडेड इन इंक्लूसिव एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट, देखिए एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। 42वां संशोधन हुआ था। 42वां संशोधन 1976 के अंतर्गत जो हमारी शिक्षा है उसको समवर्ती यानी कंकरेंट लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 98।
द विजन ऑफ NEP 2020 इज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन क्या है? क्या विजन होगा इसका? टू ट्रांसफर इंडिया वेविरेंट नॉलेज सोसाइटी, भारत को एक सशक्त जीवंत ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तित करना, यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का विजन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज इंटीग्रेटेड लर्निंग इन स्कूल एजुकेशन? विद्यालय शिक्षा में एकीकृत अधिगम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, प्रोसेस ऑफ मेकिंग कनेक्शन विथ न्यू सिचुएशन इन लाइफ एंड क्रॉस लर्निंग विथ अदर सब्जेक्ट्स, जीवन में नई परिस्थितियों से संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया तथा अन्य विषयों में अनुप्रस्थ अधिगम। और ऑप्शंस देख लेते हैं। लर्निंग ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर, सभी विषयों को एक साथ पढ़ाना, लर्निंग ऑफ करिकुलम एंड को करिकुलर सब्जेक्ट्स टुगेदर, या फिर लर्निंग ऑफ क्राफ्ट एंड आर्ट्स। इंटीग्रेटेड लर्निंग का मतलब ही यही था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग कनेक्शन विथ न्यू सिचुएशन इन लाइफ, नई जीवन में जो नई परिस्थितियां हैं उनके बीच में कनेक्शन बनाना, एंड क्रॉस लर्निंग विथ अदर सब्जेक्ट्स, और दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ क्रॉस लर्निंग हो। जैसे कि हम कहते हैं जब बच्चे को जल के बारे में पढ़ाते हैं तो जल के बारे में पढ़ाते पढ़ाते अगर विज्ञान विषय में जल को पढ़ा रहे हैं तो हम जल चक्र के बारे में पढ़ा सकते हैं कि कैसे पानी बारिश किस प्रकार से होती है, जल बाष्पित होकर ऊपर जाता है, फिर संघनन के द्वारा बादल बनते हैं और बारिश होती है। इसके साथ साथ हम उसे जल का पर्यायवाची भी पढ़ा सकते हैं। तो हमने विज्ञान को और हिंदी को यहाँ पर जोड़ दिया, और इसके साथ साथ हम पानी को बचाना, पानी को संभाल के रखना, इसके बारे में बता सकते हैं। कहीं पर नल खुला हो, पानी बह रहा हो तो हमें उसको बंद कर देना चाहिए। जो जलाशय हैं, नदी तालाबों में गंदगी नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ हम नैतिक शिक्षा भी दे रहे हैं। तो नैतिक शिक्षा, विज्ञान और हिंदी, तीन विषय हम एक साथ पढ़ा सकते हैं, तो इसे ही इंटीग्रेटेड लर्निंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोसो इज एसोसिएटेड विथ, जो रोसो थे वो प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म से जुड़े हुए थे। तो ये हमारे 60 क्वेश्चंस इस शिफ्ट के कंप्लीट हो गए हैं। किसी क्वेश्चन में यदि आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट करके वीडियो ड्यूरेशन के साथ बता सकते हैं कि कहाँ पे किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, उसे हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।